नमस्कार। MHD7 के अंतर्गत हम आज उसी चर्चा को बढ़ाएंगे जो कल बात कर रहे थे, यानी हम अध्ययन कर रहे थे MHD7 की समकालिक, सिंक्रोनिक तथा ऐतिहासिक डायक्रोनिक भाषा विज्ञान के विषय में। और उसमें बात चल रही थी मूल्य की। भाग एक में हमने मूल्य के विषय में चर्चा की थी कि मूल्य वस्तुतः क्या है। मूल्य जो किसी चीज़ की हम वैल्यू है तो वो वैल्यू क्या है। जैसे हमने उसका एक उदाहरण दिया था कि खा रहा हूँ या कर रहा हूँ, मैं खा और रहा हूँ मैं खा की जो वैल्यू है वो रहा हूँ की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि खा के बिना रहा हूँ बोला जाए तो रहा हूँ किसे पता नहीं लगेगा किस चीज़ के लिए रहा हूँ बोला जा रहा है, लेकिन खा बोलने पर पता लग जाता है कि खाने की बात चल रही है। कर रहा हूँ मैं कर बोलने की बात से पता लग जाता है कि करने की बात चल रही है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मूल्य, इसी चर्चा के उपरांत हम मूल्य की संकल्पना को ले सकते हैं। भाषा के दो पक्ष हैं, ध्वनिबिंब तथा कथ्य। तो एक तो ध्वनिबिंब था और एक था कथ्य, यानी जो बात कही जा रही है वो कथ्य क्या है। खाने की बात, ये खा रहे हैं, ये खाने की बात है। ध्वनिबिंब कि वो क्या साउंड कर रहा है। देखिए, ध्वनिबिंब में उन्होंने दो पक्ष दिखाई दे कि उन्होंने जैसे संयोजन किया। उन्होंने एक बताया भाषा का अपने परिभाषिक मूल्य होता है। हिंदी, जैसे उन्होंने बताया कि हिंदी में एक वचन की परंपरा आपको देखें तो एक वचन और द्विवचन दो करके खत्म हो जाता है। यानी वह जाते हैं या वह जा रहे हैं या वे दोनों जा रहे हैं। ये दोनों के लिए एक ही बात प्रयोग, उसके लिए कोई अलग बोलेंगे। वे जा रहे हैं में दो भी लोग जा सकते हैं और ज़्यादा भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की परंपरा नहीं है। जबकि संस्कृत में पठती, पठतः, पठन्ति, यानी यदि हमने कहा वह पढ़ता है तो एक व्यक्ति का बोध हुआ। यदि वे दोनों पढ़ते हैं तो वह पढ़ता, सा पढ़ता, और वह वे पढ़ते, ते पठन्ति, तो वे सब यानी ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये संस्कृत के रूप के अनुसार तो हो सकता है, लेकिन यहाँ इस चीज़ की वैल्यू होगी, यानी हर शब्द की अपनी वैल्यू है। हमें हिंदी के अनुसार लेना है तो हिंदी के यहाँ पर ध्वनि बिंब, वो कथ्य, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू में क्या चीज़ है, कौन सा कथ्य और किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। चूँकि संस्कृत में द्विवचन भी है और दोनों मूल्यों में अंतर होता है। पूरी व्यवस्था के संदर्भ में ही मूल्य के तात्पर्य को समझा जा सकता है। सस्सूर ने मूल्य को व्याख्यात करते हुए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है जो परवर्ती संरचनात्मक भाषा विज्ञान का आधार बना, जो आगे चलकर मतलब संरचनात्मक भाषा विज्ञान का आधार बना है। वह है व्यतिरेक। उन्होंने बताया कि व्यतिरेक क्या चीज़ होती है। तो ता का उच्चारण वक्ता में जो ता का उच्चारण है वो ता कहिए या टी की तरह से करें तो उसका मूल्य वही होगा। यानी यदि हम ता कहें या टी कहें, मूल्य वही होगा। यानी एक मात्रा ही है, वहाँ पर एक से अधिक मात्रा का प्रयोग नहीं है और दोनों एक जैसे ही साउंड कर रहे हैं। ता और टा दोनों का उच्चारण स्थान भी एक ही है। तो यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कुछ चीज़ें जो हैं वो एक जैसी ही होती हैं, केवल उनका रूप उनकी भाषा के हिसाब से बदला है, लेकिन फिर भी वो एक है, उनका उच्चारण स्थान एक ही है। स्वनिम फोनिम की स्थापना करके सस्सूर ने भाषा व्यवस्था में के विश्लेषण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान कर दिया है। ये फोनिम का ही प्रयोग था जो भी मैंने बताया, और उन्होंने रूप में मोरफेम का उल्लेख नहीं किया है कि उसके रूप विज्ञान की चर्चा नहीं की है जो कि हमारी संस्कृत में होती है, उसकी चर्चा नहीं की। लेकिन रूप के से लेकर वाक्य तक इकाइयों को उन्होंने प्रतीक के व्यापक संदर्भ में देखा है। उन्होंने हर शब्द को एक प्रतीक के रूप में देखा है। उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने प्रतीक सिर्फ उसको नहीं माना, जैसे हम कहते हैं कि ये आँखें जो हैं वो कमल जो है वो आँखों का प्रतीक है। कमल नयन कहते हैं ना, कमल आँखों का प्रतीक है।
यहाँ कमल उस संदर्भ में प्रस्तुत नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा ये एक प्रतीक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतीक व्यवस्था है। यानी हमारा एक सिस्टम के तहत हम वाक्य की व्यवस्था करते हैं। एक संरचनागत एक वाक्य के निर्माण के लिए, भाषा के निर्माण के लिए वाक्य की ज़रूरत होती है। वाक्य के निर्माण के लिए शब्द की जरूरत, और इनकी अपनी एक व्यवस्था है। वर्ण की अपनी एक व्यवस्था है। वो वर्ण शब्द नहीं बनेंगे जो सार्थक ना हो। जब तक सार्थक समूह ना हो वर्णों का, तब तक वो शब्द नहीं है। शब्द सार्थक तभी बनेगा, जब वर्ण सार्थक तभी होंगे जब उसका अर्थ निकलेगा। वर्ण की सार्थकता हमें उस समय महसूस होगी जब उसका अर्थ निकलेगा। वाक्य की सार्थकता हमें उस समय महसूस होगी जब वाक्य का अर्थ निकलेगा। यदि वाक्य में जो शब्द दिए जा रहे हैं एक साथ रखने के बावजूद भी कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी को उन्होंने कहा प्रतीक व्यवस्था। ये एक प्रतीक व्यवस्था है, ये एक प्रतीक है। किसी सेंटेंस की खूबी को बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की, चार व्यक्ति की, खाने की, मतलब किसी समस्या की, किसी स्थिति विशेष की, किसी भावना विशेष की, किसी संदर्भ विशेष की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। ये है उसका मूल्य, उस शब्द का मूल्य। एक ही शब्द है, लेकिन एक जगह हम कह रहे हैं कि पानी बह रहा है, एक जगह में पानी गिर रहा है, तो दोनों पानी ही शब्द है, लेकिन पानी का महत्व कब कैसा कितना है वो शब्द की महिमा ही बता सकती है, वो शब्द का वर्णन बता सकता है। वंदे मातरम बोलते ही हर व्यक्ति का जो है मस्तक जो है, हर हिंदू का मस्तक जो है भारत माँ की वंदना के लिए झुक जाता है। ये शब्द की महिमा है, ये प्रतीक है, ये उस शब्द की गरिमा का महत्व है। ये एक शब्द की इम्पोर्टेंस है। तो ये है एक उन्होंने कहा हर शब्द अपने आप में एक प्रतीक है।